आफ्ताब मुगल और माइनॉरिटी कंसर्न की तमाम टीम की जानब से हम अपने तमाम मेहमानों और अपने नाजरीन को आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। माइनॉरिटी कंसर्न एक एडवोकेसी ग्रुप है जो बाकी एक्टिविटीज के अलावा एक डिजिटल मैगजीन शाया करता है और इसके अलावा अक़लियती इश्यूज पर हफ्तावार वेबिनार्स भी मुनक्कद करता है। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है पाकिस्तान में अक़लियती ख़वातीन के कानूनी तहफ़्फ़ुज़ का मामला। आज के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से नादिया हमीद एडवोकेट, अटक से अभी हमें मोहतरमा शीरी असलम ज्वाइन करेंगी, लाहौर से रुबैका फरहत एडवोकेट्स भी हमें उम्मीद है ज्वाइन करेंगी जल्दी, और मीरपुर खास से हमें लुबना गुलजार एडवोकेट साहबा ने ज्वाइन किया है। हम अपने तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने आज के प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज का प्रोग्राम माइनॉरिटी कंसर्न के फेसबुक पेज पर लाइव चलेगा, लिहाजा बहुत से लोग इसे बराह रास्त देख सकेंगे। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कल हम किसी वक्त माइनॉरिटी कंसर्न के यूट्यूब चैनल पर लगाएंगे ताकि बहुत से दूसरे लोग भी उसे देख सकें। आज के प्रोग्राम की निजामत हमारी साथी नाजिया सरदार साहिबा करेंगी। आपने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। आप ह्यूमन राइट्स प्रोफेशनल हैं। इसके अलावा आप कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिंग का वसी तजर्बा रखती हैं। आपका मेन फोकस सिविल सोसाइटी और पीस बिल्डिंग है। आपने जेंडर एंड वीमेन स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस में आला तालीम हासिल की है। इसके अलावा आपने एमफिल की डिग्री भी हासिल की है। आज के प्रोग्राम के लिए आपने हमें फैसलाबाद से ज्वाइन किया है। अब मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू नाजिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब मुगल साहब आपका और माइनॉरिटी कंसर्न का कि हमें आज ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम बात कर सके कि पाकिस्तान के अंदर जो अक़लियती ख़वातीन हैं उनको क्या कानूनी तौर पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है, क्या प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स जो है मौजूद हैं। तो प्रोग्राम की तरफ जाने से पहले मैं बहुत ही अपने काबिल एहतराम जो हमारे गेस्ट हैं, जिसमें मिस लुबना गुलजार हैं, नादिया हमीद है, इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। नादिया हमीद जो है वो एडवोकेट हाई कोर्ट एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर हैं, चेयरपर्सन मिनॉरिटी विमेन राइट्स कमेटी लाहौर बार एसोसिएशन एंड लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, वाइस चेयरपर्सन ऑफ लाहौर डिवीजन इन एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल लॉयर्स। और साथ साथ वो बहुत से जो है, जैसे अभी हमने बात की कि जो प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म है, इसी के हवाले से जो है अवेयरनेस सेशंस जो है वो कंडक्ट करती हैं। दूसरी हमारे साथ ही बहुत ही काबिल एहतराम जो है लुबना गुलजार साहबा हैं, जिन्होंने हमें मीरपुर खास से जो है वो ज्वाइन किया है। उन्होंने मास्टर्स किया हुआ इकोनॉमिक और साथ ही साथ LLB है, प्रैक्टिसिंग लॉयर है, और बहुत ही एक्टिव मेंबर जो है वो सिविल सोसाइटी की हैं और सोशल इश्यूज के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाती हैं। इसी तरह जो है वो चर्च जो है रिलीजियस जो भी अवेयरनेस वगैरह होती है या रिलीजियस हवाले से चर्च के साथ काफ़ी कांटेक्ट हैं, और इस हवाले से जो है वो अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं। अभी कुछ ही देर में, जैसे अभी आफ्ताब साहब ने कहा, शीरी असलिम है जो हमें ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ जो है रुबैका फरत है जो हमें लाहौर से जो है वो ज्वाइन करेंगी। वो पेशे के लिहाज से एडवोकेट है। शीरीन जो है वो भी जो है एक सोशल एक्टिविस्ट है और डिफरेंट जो है अवेयरनेस सेशंस जो है वो कंडक्ट करवाती हैं। लीगल एड पे जो है वो काफ़ी जो है वो काम करती हैं। इसी तरह से उन्होंने बहुत सारी जो INGOs हैं उनके साथ काम किया है, जिसमें हम अगर बात करें तो USAID है, सेव द चिल्ड्रन है, प्लान इंटरनेशनल है, वर्ल्ड विजन है, और इसी तरह रेडियो पे भी जो है वो एज अ एंकर जो है वो काम करती हैं। प्रेसिडेंट सेव द सोसाइटी थ्रू रिफॉर्म्स एंड रिहेबिलिटेशन जो है उसकी प्रेसिडेंट है वो, जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल पाकिस्तान मिनॉरिटी मूवमेंट्स की है। इसके हवाले से जितने भी गेस्ट हैं उनसे जो है जब वो बात कर रही हूँ, तो अगर मैंने कहीं पर जो है उनके इंट्रोडक्शन में उनकी बहुत ही जो सिग्निफिकेंट चेंजेस के हवाले से जो है अगर किसी बात को जो है मैंने छोड़ दिया हो, तो वहां पर अपने ओहदे को या ऐसी बात जिसको इंट्रोडक्शन में मैं जो है वो मिस कर गई हूँ तो वो शेयर कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम जो है उसके हवाले से हम बात करेंगे
कि जिसमें हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है मिनॉरिटी खवातीन को कौन से कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो मैसर हैं, या वो किस तरह से इन तहफ़्फ़ुज़ात के जो है वो सहूलियात ले सकते हैं। तो हमारा जो पहला राउंड है उसमें हम जो है वो बात करेंगे कि हम किस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर मिनॉरिटीज, खासतौर पर विमेन जो है उनको देखते हैं, उनका जो है क्या इश्यूज क्या हैं, और इन इश्यूज को जो है वो किस तरह से हम अगर देखते हैं तो आइडेंटिफाई करते हैं। अगर कुछ जगहों पर जो है माइनॉरिटीज के अगर इश्यूज भी होते हैं तो हम जब उन पे बात करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो कोई ऐसा इशू ही नहीं है। बात जो होती है वो आइडेंटिफिकेशन की भी होती है कि एज अ इशू जो है हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इन इश्यूज के ऊपर जो है वो हम अपनी अपनी राय जो है वो किस तरह से रखते हैं। तो हम अपने गेस्ट जो है, अभी हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, लुबना गुलजार साहबा है और नादिया हमीद साहबा है। सबसे पहले जो है मैं नादिया से स्टार्ट करूंगी। नादिया, आप लाइन पे मौजूद हैं? अ, नादिया, आप अनम्यूट करती हैं खुद को? जी। जी नादिया, जो पहला हमारा कंसर्न है कि पाकिस्तान के अंदर जो मिनॉरिटी विमेन है इनके इश्यूज क्या हैं। तो थोड़ा सा मैं प्रोग्राम का लेआउट बता दूं कि हम पॉइंट आउट करेंगे उन इश्यूज को, फिर अगले क्वेश्चन में जो है फिर हम उसके रिजॉल्व्स और उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो अभी के लिए हमारा क्वेश्चन है कि जो रिलीजियस मिनॉरिटी, स्पेसिफिकली विमेन जो है, उनको क्या इश्यूज या क्या चैलेंजेस जो है वो पाकिस्तान के अंदर फेस करना पड़ते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू। थैंक यू नाजिया, और साथ में हम आफ्ताब मुगल साहब का के हमेशा ही बहुत अच्छा टॉपिक लेके आते हैं मिनॉरिटी कंसर्न, स्पेसिफिकली मिनॉरिटी की आवाज लेके सामने लेके आता है। तो जैसा आपने क्वेश्चन किया कि मिनॉरिटी के क्या इश्यूज हैं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर क्रिश्चियन मिनॉरिटी और ख़ास तौर पे ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो पूरी दुनिया बहुत अच्छे तरीके से जानती है। टॉप ऑफ द लिस्ट है फोर्स मैरिजेस और फोर्स कन्वर्जन है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है जो कि मिनॉरिटी खाली स्पेसिफिकली क्रिश्चियन नहीं है, हिंदू मिनॉरिटीज भी हैं, किसी तरीके से दूसरी जो दलित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले हैं वो भी सफर कर रहे हैं। और वो जो इस नासूर को खत्म करने की बजाय आगे बढ़ता जा रहा है। और फिर दूसरा जो हमारा है इकोनॉमिकली और सोशली डिस्क्रिमिनेशन है जो क्रिश्चियंस के साथ, जैसे क्रिश्चियंस को या मिनॉरिटीज को वो हमेशा ही दूसरे या तीसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है। इसी वजह से जहाँ पे इकोनॉमिकल बेनिफिट्स होते हैं तब भी उनके साथ ज्यादती होती है। अगर वो उसके अलावा माशी तरक्की हो या आपकी सोशल वेलबींग डेवलप हो रही हो, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी पोस्ट पे उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, मुख्तलिफ अलकाब का इस्तेमाल किया जाता है उनके लिए। क्रिश्चियन चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे वो लोकल किसी के घर पे काम करने वाली खातून है, तो उसके साथ इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा जाए तो ना ही आपको जेंडर, रिलीजन या किसी और की बेस पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती, चाहे वो आपकी फिजिकल अपीयरेंस भी हो। फिर तीसरी जो डिस्क्रिमिनेशन है वो मैं समझती हूँ लीगली है, कि आपके साथ एक ऐसी कम्युनिटी जो कि आपके पाकिस्तान बनाने में शामिल थी, पाकिस्तान को तरक्की में हर जगह अपना किरदार अदा करती है, लेकिन जहाँ पे बात आती है उनकी कानून साजी की या उनको इंसाफ मुहैया करने की, वो बहुत सारे इंसिडेंट अभी रिसेंटली भी हैं और हिस्ट्री भी बताती है, तो वहाँ पे इंसाफ जो है हमेशा कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स की बिना पे खामोश हो जाता है, या इंसाफ का जो पलड़ा है वो एक तरफ भारी हो जाता है और दूसरी तरफ हल्का हो जाता है। तो मैं इसको कहूंगी कि हमारे साथ सोशल के साथ साथ लीगल भी डिस्क्रिमिनेशन होती है। जी जी, कंटिन्यू करें आप प्लीज। अब मैं सुन बोल रहे हैं? चुकी हूँ मैंने। हाँ जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, मैं तीन निदा, इसमें ये है जैसे आपने सोशली और लीगली बात किया कि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होती है खासतौर पर खवातीन के साथ। तो आप इसको कुछ ऐसा, जैसे क्योंकि आप लॉ से जो है वो तलक रखती हैं, इंसाफ की भी बात की है,
कोई ऐसी केस को जिसको आपने ये देखा होगा कि कहाँ पर जो है वो लीगली उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो सामना करना पड़ता है? लीगली डिस्क्रिमिनेशन अगर फीमेल्स के साथ देखी जाए तो सबसे पहले जो हमारे पास एक लॉ अवेलेबल है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे। तो हरासमेंट लोगों के साथ होती है, फीमेल्स टोटल पे देखा जाए तो फीमेल्स के साथ होती है। तो हम, ठीक है, हमारे यहाँ टैबू होता है कि वो लड़की के साथ एक मसला हो गया तो बात नहीं कर सकती। अभी भी कुछ ऐसे केसेस चल भी रहे हैं। अगर आप सूबाई मुहतसिब के पास जाएं कि इदारों में उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, यानी रिलीजियस बेस उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, लेकिन वो साथ में हरासमेंट, किसी तरह सेक्सुअली भी उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया जाता है, फिजिकली या मेंटली तौर पे टॉर्चर किया जाता है मुख्तलिफ इदारों के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर अगर डोमेस्टिक वर्कर्स देख लिए जाए, या अब जो इदारे खुले हुए हैं जैसे कि सैलून्स हैं, तो वहां पे हमारी लड़कियां जो देखने में खूबसूरत हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन करते हुए या तो उनको मुख्तलिफ मुकदमात में फंसा दिया जाता है, क्योंकि वो अनड्यू जो उनका वो डिमांड्स होती हैं वो पूरी नहीं करती, या करती हैं तो वो ट्रैप में फंस के कन्वर्जन की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि एक सीक्वेंस डेवलप हुआ होता है। तो अगर नहीं, तो फिर उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाते हैं चोरी के, या फिर पैसों से रिलेटेड, वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या किसी तरह के भी हो सकते हैं। तो वो इस तरह की मिसालें अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें, इर्द गिर्द बहुत सारी हैं कि लड़कियों को इन्वॉल्व कर लिया जाता है। थैंक यू सो मच नादिया। मैं दोबारा आपकी तरफ वापस आऊंगी। अभी हम लुबना से बात करते हैं। लुबना, जैसा कि अभी जो है नादिया ने हमें बताया कि किस किस तरह से जो है वो चैलेंजेस को फेस करती हैं जो मिनॉरिटी विमेन है, उसमें क्रिश्चियन विमेन को जो है उन्हें स्पेसिफिकली काफी अच्छे तरीके से डिफाइन किया, जिसमें तीन उन्होंने कोर ऐसे इश्यूज जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसमें सबसे पहला था पोस्ट कन्वर्जन, फिर उनका लीगल जो इश्यूज हैं, फिर सोशल डिस्क्रिमिनेशन और लीगल डिस्क्रिमिनेशन को जो है वो इस तरह से जो है वो बयान किया कि जिसमें एक एग्जांपल उन्होंने हैरेसमेंट की दी। फिर जो वर्क प्लेस पर उनको डिस्क्रिमिनेशन का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इसी तरह आपके एक्सपीरियंसेस भी जो है हो सकता है इसी तरह के हो, कुछ डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है इस हवाले से दे कि जो मिनॉरिटी विमेन है और जर्नली, और अगर स्पेसिफिकली आप किसी भी मिनॉरिटी विमेन की जो है वो बात करना चाहते हैं, लाइक जैसे हिंदू है, सिख है, क्रिश्चियन है, या अदर जो रिलीजियस मिनॉरिटीज हैं, तो उसके हवाले से आपका क्या ख्याल है कि क्या चैलेंजेस जो है उनको फेस करना पड़ते हैं? हेलो, गुड इवनिंग। मैं जो सबसे पहले तो मिनॉरिटी कंसर्न जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो ऐसे टॉपिक जो है उन्हें रेज करते हैं। और अगर हम बात करें जो फीमेल्स हैं उनको जो इश्यूज हैं, जैसे कि मैम नादिया ने बात की कि उन्हें लीगल इश्यूज भी, जैसे अगर वो सोशली बाहर काम कर रही हैं, हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे उनको जैसे जो कानून बने हुए हैं, अगर औरतें जो हैं जो बाहर काम करने जाती हैं, तो क्योंकि मैं 2015 से एज अ ह्यूमन एक्टिविस्ट काम कर रही थी, तो मैं बहुत सारी एनजीओज के साथ थी। तो जो हमारी मिनॉरिटी गर्ल्स हैं, जिस तरह के आप जानते हैं कि सिंध में मल्टीपल मिनॉरिटीज रहती हैं, उसमें 12 से ज्यादा कम्युनिटीज हैं जो यहाँ पे रहती हैं, और जो ऐसी भी एजुकेशनल गर्ल्स हैं जो मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छी हैं और अभी एक अच्छे मर्तबे पर हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो उनके साथ मेन इश्यूज आते हैं कि वो एक मिनॉरिटी से ताल्लुक रखती हैं और उनकी तरक्की में बहुत सारी जो चीजें हैं वो हाइल होती हैं। अगर यही वो मिनॉरिटी से ना ताल्लुक रखें, तो जो वो बात करती हैं उनमें ज्यादा वजन हो सकता है। लेकिन चूंकि हम मिनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, तो उनकी जो प्रमोशंस हैं उसमें भी मसले मसाइल आते हैं। और फिर जिस तरह मैडम नादिया कहती कि बहुत सारी अलकाबात सुनने के लिए मिलते हैं कि ये मतलब कि ये तो इस कम्युनिटी से ताल्लुक रखती है, पता नहीं कैसे यहाँ आकर बैठ गई। तो मसले मसाइल होते हैं जिससे जो लड़कियां हैं साइकिल जो इश्यूज हैं उनमें भी चली जाती हैं कि हमारे साथ इस तरह क्यों किया जाता है। उसकी वजह से ही समटाइम वो तरक्की हासिल करने के लिए और एक अच्छा मकाम हासिल करने के लिए कन्वर्जन की तरफ जाती है।
आप देख सकते हैं कि हमारी पढ़ी लिखी लड़कियां जब उन्हें कोई अच्छे रिश्ते नहीं मिलते तो वो पढ़े लिखे रिश्तों की तरफ जाने के लिए किसी मुस्लिम से या किसी और से भी शादी करना पसंद करती हैं, क्योंकि वो हमारे जो क्रिश्चियन है इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है। तो वो जब तरक्की कर जाती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें तरक्की हासिल करने के लिए ये एक कन्वीनियंट वे है जो उन्हें मिलता है। हालांकि वो पढ़ी लिखी होती हैं, आपने नहीं देखा होगा कि जो अनपढ़ लड़कियां हैं, जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं, वो तो फोर्सली कन्वर्जन की तरफ जाती हैं। उन्हें फोर्सफुली जो है उनको मजहब की जबरी तब्दीली जो है वो करवाई जाती है सिंध में। तो ये इशू होने के साथ साथ जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, अगर हम उनका भी ग्राफ देखें तो आजकल बढ़। तो इन सारी चीजों को सोचते हुए कि चलो जो छोटी उम्र की लड़कियां हैं उन्हें जो फोर्सली उनका जो मजहब चेंज करवाया जा रहा है, वो तो जाहिर है वो माइनर गर्ल्स हैं, उनको इतना नहीं पता। लेकिन जब हम सिटी एरियाज में आते हैं, पढ़ी लिखी लड़की एम ए जैसे हमारी लड़कियां स्टाफ नर्स होती हैं, अगर वो इस तरफ आती हैं तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस के हमारे जो बॉयज हैं वो नहीं पढ़ रहे। तो एक तो हम लोग जो है अदर रिलीजन्स में जाके शायद वो जो क्रिश्चियन लड़कियां आजकल कर रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसका ग्राफ बहुत बड़ा। और अगर हम फोर्सफुली कन्वर्जन करें तो मिनॉरिटीज में जहाँ ये हारी हैं सिंध में, तो वहाँ जो हिंदू हैं, पारकरी, कोली, कच्छी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग, चूंकि वो कर्ज ले लेते हैं, तो इस बिना पर उनकी बच्चियों को घरों से उठा लिया जाता है और फिर वो जबरी तब्दीली करवाई जाती है। तो फिर बाद में जाहिर है क्योंकि वो मिनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं तो उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। और जब इन्होंने कहा कि लीगली भी नहीं इंसाफ मिलता, तो जब कोर्ट्स में जाते हैं तो उनकी जो जिनको जबरी तब्दील करवाया जाता है उनकी एज बदल दी जाती है, रातों रात उनके सर्टिफिकेट्स बनकर आ जाते हैं। चूंकि हम में इतनी ताकत नहीं है, हमारे पास उनके बर्थ सर्टिफिकेट भी हो तो उनका डेटा गायब हो जाता है। क्योंकि मैं सेंटर फॉर सोशल जस्टिस के साथ जब काम कर रही थी तो बहुत सारे केसेस थे जो रेक्टिफाई नहीं किए गए थे, लेकिन जब हम वहां जाकर मिलते हैं तो मसले मसाइल हैं। तो मसाइल तो हैं बिल्कुल, और उनके ऊपर बात करने की भी जरूरत है। और कानून पाकिस्तान में बना हुआ है, अगर हम कहें तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम है। उसका सबसे बड़ी वजह जो है कि हमारे पास जो हमारी क्रिश्चियन लॉयर्स हैं वो उनका कोई एक ग्रुप नहीं बना हो कि अगर वो लोग अगर इस तरह के कोई इश्यूज हों उनके ऊपर आवाज उठाएं या फ्रीली। लुबना, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ इसके मैकेनिज्म के ऊपर के प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स क्या मौजूद हैं और किस तरह से हमारे जो स्टेट इंस्टीट्यूट है वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं और क्या कवानीन जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं खासतौर पर रिलीजियस माइनॉरिटी या विमेन को पाकिस्तान के अंदर ना। तो अभी आपने दो तीन ऐसे इश्यूज जिसपे अभी आपने बात की है, खासतौर पर हिंदू कम्युनिटी को लेकर और उसमें खवातीन की बात की है जिसमें आपने कहा कि जबरी तौर पर मुताबिक लो इनकम स्टेटस है खवातीन का, तो वो ज्यादा जो है वो इस चीज का कर्जे लेकर तो फिर इस तरह से जो है वो नहीं कर पाते, तो फोर्सली जो है उनकी बेटियों को वहां से उठा लिया जाता है। अभी जो है नादिया ने भी काफी कम्प्रिहेंसिव जो है इस पे बात की है कि कौन कौन इशू आपने बहुत अच्छा इस पे जो है वो कहा है। अभी नादिया, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। नादिया, आप मुझे सुन रही हैं? जी जी बिल्कुल, मैं आपको सुन रही हूँ। जी जी। अगर कहीं पर डिस्टोर्शन हुई है आवाज में या मैं डिस्कनेक्ट हुई हूँ तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ आपकी सहूलत के लिए, या मैं पूरा कर नहीं नहीं, सकी हूँ आपको अपना? सॉरी। मैंने कहा मैंने सुना है। क्वेश्चन जो है थैंक आप यू, करना थैंक यू। चाह रही थी वो करिए।
नादिया, क्वेश्चन ये है कि जो लीगल प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है पाकिस्तान के अंदर, जो खवातीन है वो उसको किस तरह से अवेल कर सकती हैं, और वो कौन से प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स जो है वो मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान के अंदर अगर हम फोर्स कन्वर्जन को रिड्रेस करने की बात करें तो वो काफी मुश्किल सा एक अमर बनता जा रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली एक अमेंडमेंट हुई है जो कि हम लोग बहुत ह्यूमन एक्टिविस्ट उसको जश्न की या उम्मीद की किरण मान रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें तो हमें पता चलेगा कि ये अमेंडमेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुकी हुई थी उधर केपीके में, बलूचिस्तान में, और साथ में सिंध के अंदर। पंजाब में नहीं हुई थी, तो पंजाब अभी भी उसी तरह ही है। और फोर्स कन्वर्जन के ऊपर अगर आप बात करें तो आपको दुआ ज़ारा वाला केस याद होगा, जो कि मीडिया के ऊपर हाईलाइट हुआ था। उसमें क्या हुआ था, सिंध से लड़की अबडक्ट की जाती है और पंजाब में आके उसकी शादी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र की थी। तो पंजाब तो ऑलरेडी बड़ा जरखेज है अभी तक, कि कहीं से भी कोई भी बच्ची उठा के ले आओ तो वो कन्वर्ट की जा सकती है। तो क्योंकि यहाँ पे डुअल सिस्टम चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, तो हमें इस्लामिक लॉज या इस्लामिक कवानीन है उसके मुताबिक चलना पड़ता है। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट, उसके ऊपर मैं हमेशा ही बात की है कि उसके ऊपर काम किया जाए और पंजाब के अंदर भी अमेंडमेंट लेके आई जाए। और तब तक हम इसको रोक नहीं सकते जब तक इसके अंदर सिविल लॉ ना बन जाए, सारी स्टेट्स के अंदर एक जैसा लॉ ना बन जाए। हम हमेशा, हमारे जो एक्टिविस्ट हैं वो काम करते हैं क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के ऊपर, कि उसके अंदर तब्दीली लाई जाए या उसके ऊपर काम किया जाए। तो काम करने की जरूरत है, मैकेनिज्म को चेंज करने की जरूरत है, रिसर्च वर्क करने की जरूरत है। और मैकेनिज्म के अंदर आप बात करें तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस के नाम से मैंने ऑलरेडी बताया कि लॉ अवेलेबल है। वो मुख्तलिफ इदारों में, चाहे वो आप कहीं पे भी काम कर रहे हैं घर से निकल के, उसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए शामिल है। जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर एम्प्लॉयज भी और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर भी इम्प्लीमेंट होता है। उसका तरीकाकार ये है कि कोई भी ऐसे इदारे में, चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट इदारा है, प्राइवेट है, वहां पे काम करने वाले इदारे के अंदर एम्प्लॉयज के लिए एक वो बनाया जाएगा, ग्रीवेंस कमेटी या हरासमेंट कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें वो कंप्लेन करेंगे। कंप्लेन इन द फॉर्म ऑफ रिटन शेप में होगी, और उसके ऊपर दोनों पार्टीज को आगाह करके फिर वो आगे चला जाएगा कि दोनों से इशू फ्रेम करके फिर रिपोर्ट तलब की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। अगर उसके ऊपर वो पार्टी जो है वो लड़की या लड़का सेटिस्फाई नहीं है तो फिर वो सूबाई मोहतसब के पास जाएगा। अभी भी मैं इसी तरह एक प्राइवेट इदारा, बड़ा ही पंजाब का या पाकिस्तान का नॉन इदारा है, उसमें भी एक लड़की के साथ हरासमेंट हुई है। उसको सेक्सुअली भी अब्यूज किया गया है और फिजिकली भी और मेंटली भी टॉर्चर किया गया, और उसकी जो सुपीरियर्स थे वो उसमें शामिल थे। तो वो हमें जरूरत है कि लड़कियों को दबाया ना जाए या उनको रोका ना जाए, बल्कि काम किया जाए। और दूसरा, हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन या लॉज की बात कर रहे थे हम, तो इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं। जैसे अब हम बात कर रहे थे कि सोशल सेक्टर के अंदर खवातीन काम करती हैं, तो वहां पे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले बता रही थी कि आप मदर हैं, बच्ची के साथ सारा कुछ मैनेज करना होता है। तो उसमें अब लोगों को पता नहीं है कि मेटर्निटी लीव्स दी जाती हैं। मेटर्निटी लीव्स जो हैं वो पहले बच्चे पे कितनी होंगी, दूसरे पे कितनी होंगी, तीसरे पे कितनी होंगी, वो सारा ऑलरेडी लॉ अवेलेबल है। फिर मदर फीडिंग के ऊपर है, मदर की और चाइल्ड की पोस्ट पार्टम जो है वो उसके हेल्थ के ऊपर भी काम है। फिर हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा मसला है जो कि क्रिश्चियन और मुस्लिम ने समझती सबके साथ ही है, कि हम शादियों के ऊपर, लड़कियों की शादियां नहीं होती, बाद में उनको फिर हम दूसरे मजहब की तरफ चली जाती हैं क्योंकि वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग भी नहीं होती। उसमें
हमें बताना चाहिए कि पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर डावरी एक्ट अवेलेबल है, कि वो बताता है कि कितनी अमाउंट तक आप उसको जहेज लड़की को दे सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट होने वाले कितने पैसे दे सकते हैं। तो इस तरह हम खाली जो वो जो हमारे यहाँ सोशल इवल्स ऑलरेडी अवेलेबल मौजूद है माशरे के अंदर, तो उनको भी रिड्रेस किया जा सकता है, क्योंकि ये इफेक्ट जहाँ पे मुस्लिम्स को कर रहा है या मेजोरिटी कम्युनिटी को कर रहा है, वहाँ पे मिनोरिटी को भी उसी तरह इफेक्ट कर रहा है। चाइल्ड हेल्थ पे, मदर हेल्थ पे, उस पे भी काम करना की जरूरत है। लॉज अवेलेबल है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी लॉज अवेलेबल है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आर्टिकल 20 जो है वो उसके ऊपर बात करता है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। और फीमेल और चाइल्ड की केयर के लिए आर्टिकल 25 से अ, जहाँ पे वो बताया गया कि इनके लिए खसूसी कानून साजी की जाएगी, और साथ में इनको इक्वल शहरी या पेड ट्रायल की भी बात की जाती है, जो कि मैं भी वो जो लीगल कह रही थी डिस्क्रिमिनेशन है, तो फेयर ट्रायल के अपॉर्चुनिटीज का भी लॉ अवेलेबल है। कानून हमें इजाजत देता है, आइन हमें इजाजत देता है। फिर आपके साथ और भी है कि जैसे जॉब्स के ऊपर बात कर रही थी लुप्ता, कि डिस्क्रिमिनेशन का सामना है, तो मैंने खुद भी केसेस इसमें देखे हुए हैं, और खुदा का शुक्र है कि हम उसको प्रॉपरली फाइट करके डिफेंड कर चुके हुए हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन है, आपको अपर ग्रेड में नहीं जाने दिया जाता, या मिड से ताल्लुक रखने वाली लड़की है तो उसकी अपॉइंटमेंट हुई है हॉस्पिटल में, अगर उसकी वार्ड बॉय लड़का है या लड़की है, उसको वार्ड को इंचार्ज बनाया गया आया के तौर पे, तो उससे वो वाले काम करवाए जैसे जाते हैं जो जेनिटोरियल काम होते हैं। उनको कहा जाता है कि ये वाले काम आपके काम है, वही करें, ये ऑफिसर्स ड्यूटी करने वाला नहीं है। तो वो भी बहुत ज्यादा अब काम होता जा रहा है। फिर हम एड्स देखते हैं सोशल मीडिया के अंदर। तो जरूरत है कि आप उसके ऊपर डिसहार्ट होने की बजाय कानून के दरवाजे खटखटाएं। वो कि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप अगर फाइट करते रहे तो कुछ ना कुछ तो हासिल होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, सिंध की कोई बीबी खातून थी जिसने अपने बच्चों के लिए 7 कत्ल हुए थे इलाके में, और ये 90s की बात है। तो उन्होंने कहा था कि मैं रोऊंगी नहीं जब तक इनको कत्ल करने वाला, जो कि एक पावरफुल शख्स था, उसको सजा ना हो जाए। और उसने उनको कोई मेरे ख्याल में 5 साल की जद्दोजहद, 6 साल के बाद वो इंसाफ लिया और उनको फांसी पे चढ़वाया। तो जरूरत है कि हम लोग लॉ पे लॉ का सहारा लें, क्योंकि ये लंबा है, लेंथी है, बहुत सारी हम लोगों ने केसेस देखे हैं जो कि प्रोसिक्यूशन के भी आते हैं। तो मैकेनिज्म अवेलेबल है, आप अपने लॉयर से कांटेक्ट करें। और लुबना कह रही थी कि क्रिश्चियन लॉयर्स का मैकेनिज्म नहीं है। क्रिश्चियन लॉयर्स जो हैं वो अ, तकरीबन तकरीबन अभी जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है 1500 से तजावुज करके 2000 के करीब या इससे भी ज्यादा हो गए होंगे। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों में भी हैं। और जो मेजर उनकी तादाद पंजाब में तो लाहौर है, और सिंध के अंदर कराची है। बाकी दूसरे सूबों में कम है, लेकिन जो पंजाब और सिंध है इसमें बहुत ज्यादा है। मैकेनिज्म भी उनका है, और वो आपस में कांटेक्ट भी करते हैं। और सोशल जो हमारे इश्यूज होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे सारे आवाज भी उठाते हैं। और जरूरत है कि अपने लॉज को जानने के लिए, और जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं की, एक बहुत इशू होता है प्रॉपर्टी का, जो क्रिश्चियन फीमेल्स को इशू आता है कि उनको हिस्सा नहीं दिया जाता। तो मैं बताना चाहूंगी आप ही के प्रोग्राम के थ्रू कि जो सक्सेशन एक्ट है 1925 के मुताबिक लड़की का भी उतना ही हिस्सा है जितना मर्द का है। यानी बेटे को अगर बाप से विरासत मिलेगी तो उतनी ही जितनी बेटे को मिलेगी उतनी ही बेटी को मिलेगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म ये है कि पहले 1/3 बेवा, चाहे वो मर्द है या औरत है, दोनों में से उसको मिलेगी। फिर उसके बाद जो प्रॉपर्टी बच जाएगी वो दोनों बेटे और बेटी में तकसीम बराबर की जाएगी। फिर हमारे यहाँ जो वक्त के साथ साथ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं, जो कि मैं दूसरी मिनोरिटीज में भी देख रही हूँ, डाइवोर्स का इशू आ रहा है। तो अगर हम क्रिश्चियंस की बात करें तो डाइवोर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे दहेज की भी बात होती है, बच्चों के मेंटेनेंस के ऊपर बात होती है। तो उसको भी देखा जाए
और दूसरा, बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट या ह्यूमन राइट डिफेंडर्स, हमें जरूरत है कि कुछ इस तरह की पॉलिसी साजी की जाए या अपने एजेंडे में शामिल किया जाए कि हम उसको अपनी जो नेशनल पॉलिसीज हैं उनके अंदर इम्प्लीमेंट करके डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो सबका है। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के झंडे की, तो हम सब, पाकिस्तान के झंडा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक उसके अंदर वाइट पार्ट यानी मिनॉरिटीज का अपना वो शामिल नहीं होंगी। तो एक दो फोरम्स के ऊपर मैंने ये बात की भी है, जैसे मिस इन्फॉर्मेशन की बात है, मिनॉरिटीज के बारे में बहुत सारी और भी टैबूज सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो जाते हैं कि अगर किसी पोस्ट पे कोई पहुंच गया तो फौरन ही कन्वर्ट हो गया। तो अभी रिसेंटली भी हमें इस कन्वर्जन की बात सुन रहे थे, तो हमें बावर करवाने की जरूरत है मिलके कि मिनॉरिटीज का मतलब ये नहीं है कि अगर उसको पोस्ट मिल गई है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक जो एक प्रोपोगंडा है उसको हमने खुद मिलके एड्रेस करना है। कोई भी ऐसी मिनॉरिटी नहीं है, अगर सिंध की तरफ चले जाए तो हिंदू है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर केपीके में चले जाए तो वहां पे हमें सिखों की तादाद अच्छी मिलती है, जो कि बिजनेस में, पंजाब में भी इसी तरह है कि अगर हम जनूबी पंजाब में चले जाए तो सिख अपना किरदार अदा कर रहे हैं। सेंट्रल पंजाब में आए तो वहाँ पे क्रिश्चियंस की तादाद बहुत ज्यादा है। तो हर मिनॉरिटी अपनी अपनी जगह पे अपना किरदार अदा कर रही है। गवर्निंग अवेलेबल है, जरूरत है उनकी अवेयरनेस प्रोवाइड की जाए, हमें बेसिक मैकेनिज्म का पता हो, और उसके लिए सोशल जो या सिविक जो ऑर्गेनाइजेशन है और साथ में एडवोकेट्स को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हम जब तक एक शहरी को उसके हक का बारे में पता नहीं होगा तब तक वो उसको हासिल नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में नाजिया का लगता है कि वो फिर नेटवर्क का इशू आ रहा है। जी मेरा ख्याल है कि नाजिया वो- जो है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी हैं। मैं अब लुबना साहबा की तरफ बढ़ता हूँ। लुबना साहबा, आप हमें बताइए कि सिंध में वो कौन से मैकेनिज्म हैं या कौन से कवानीन हैं जिनसे हम सहारा ले सकते हैं खवातीन को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि आपका बहुत एक लंबा तजर्बा है और खुसूसन आप अंदरून सिंध से आपका ताल्लुक है, और वहाँ पे जो इश्यूज होते हैं वो ज़्यादा गंभीर होते हैं, मल्टीपल होते हैं। तो आप ज़रा हमारे नाजरीन की रहनुमाई कीजिए कि वो कौन से कवानीन हैं, कौन से मैकेनिज्म हैं, और उनका रूट क्या है, कैसे आम लोग जो हैं वो इंसाफ की राह उनके लिए आसान हो सकती है। जी लुबना साहबा। जिस तरह के मैम नादिया ने जिक्र किया है कि सिंध में जो एक्ट है वो खास तौर पे बना हुआ है, द सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2013। इस तरह पंजाब में कोई एक्ट नहीं है, जबकि बलूचिस्तान और केपीके में ये एक्ट बना हुआ है। और अब रिसेंटली टेरिटरी इस्लामाबाद में भी इस एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि ये एक्ट बना, लेकिन ये जस्ट फॉर टेरिटरी के लिए बनाया गया है, इस्लामाबाद के लिए। पंजाब में ये एक्ट अभी तक नहीं बना, और सिंध में चूंकि सबसे पहले ये कानून बनाया गया, और इसमें जो सबसे पहले बात की गई थी कि जो शादी के लिए जो एज है वो 40, पहले इन्होंने सोचा, फिर उसके बाद अमेंडमेंट करके 16 की गई कि लड़की की जो उम्र है 16 होनी चाहिए। लेकिन अगर अब रिसेंट देखा जाए तो लड़का और लड़की दोनों की जो उम्र है उन्होंने 18 साल रख दी है शादी के लिए। ये जो एज इशू है इसके बारे में अगर हम बात करें कि जितनी सिंध में मिनॉरिटीज रहती हैं क्रिश्चियंस के अलावा, उसमें मेन मकसद ये है कि जिस तरह ये हिंदूज कम्युनिटीज में जिस तरह ये लड़की बलूगत की उम्र तक पहुंचती है तो उनकी शादियां कर दी जाती हैं। ये इसलिए नहीं कि फोर्स कन्वर्जन की वजह से या ये कोई वजूहत हैं, बल्कि उनके रस्म और रिवाज ऐसे हैं। तो इसीलिए सिंध में ये कानून बनाया गया ताकि जो बच्चियां हैं, वो आपने देखा होगा कि अगर हम थर वगैरह में देखें तो कम उम्री की वजह से जो शादियां हुई होती हैं, जब वो बच्चे की पैदाइश करती हैं तो उनमें जो लड़कियां हैं उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी उम्र बहुत छोटी होती है। तो ये भी एक मसला था, और ये जो मसला है ये ज्यादातर मिनॉरिटीज फेस कर रही थी। थर की तरफ अगर हम देखें तो ये कच्ची कोली पारकरी, जितनी ये छोटी कम्युनिटीज हैं जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अभी वहां पे काफी अवेयरनेस आती जा रही है, वहां पे ये ज्यादा मसला था।
तो इस एक्ट बनने की वजह से शादियों में जैसे कम उम्र में कम रोकथाम हुई है, लेकिन ज्यादा नहीं हुई। अभी भी चूंकि उनका कल्चर है, तो वो अपने कल्चर के हिसाब से छुप छुपा कर अपनी बच्चियों की छोटी उम्र में शादियां कर देते हैं। तो लेकिन कानून जरूर बना हुआ है। अगर तो कोई केस सामने आ जाए तो लड़कियों को भेज दिया जाता है या पेरेंट्स के पास, या दारुल इमान में कि वो जाएं तो अपनी एज पूरी करें, और फिर उनको उनके शोहर के पास भेज दिया जाता है। कानून जरूर मौजूद है। तो सबसे पहले ये कानून सिंध में बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे मिनोरिटीज के जो इश्यूज हैं, क्योंकि जो अब वो हारी लड़कियां भी होती है तो उन्हें भी उठाकर ले जाते हैं छोटी उम्र की वजह से। वो बच्चियां हैं उनको, क्योंकि ये चाइल्ड एंड मैरिज यानी कि वो जो माइनर गर्ल्स है ना, तो जाहिर है वो शादी की उम्र तक पहुंचती नहीं है, बलूगत की उम्र, तो उनको पहले से ही उठा लिया जाता है, फिर इस तरह होता है। तो यहाँ पे भी जो कानून है हमारे पास मौजूद है। हालांकि अभी 2 महीने पहले ही हम एक केस देख रहे थे, मेरी एक दोस्त के पास केस था। 13 साल की एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी होकर चली गई। अभी कोर्ट की डायरेक्शन से वो दारुल अमान में है। जब वो उसकी उम्र पूरी हो जाएगी तो फिर जो उसका मुस्लिम शौहर है उसके पास भेज दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्ची कहती है कि मैंने अपनी पसंद से शादी की। तो जब उसकी उम्र पूरी हो जाएगी फिर उसे कोर्ट बुलाएगा, और अगर वो अपने माँ बाप के पास जाना चाहती है तो उसे वहां भेजा जाएगा, और अगर वो शोहर के पास जाना चाहती है तो उस तरह। लेकिन अगर हम देखें कानून का पूरा मैकेनिज्म हमारे पास है। और जिस तरह की मैडम बात कर रही थी कि इनहेरिटेंस लॉज के ऊपर के हमारा जो विरासती कानून है, हमारे क्रिश्चियंस को नहीं पता कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे क्रिश्चियन में कोई विरासती कानून है ही नहीं है, सिर्फ बच्चों जो लड़का है वही इस विरासत में जो है कि हिस्सेदार है। लेकिन चूंकि हमारे लोगों के पास इतनी कोई जायदाद तो होती नहीं है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती। लेकिन हमारे पास एक पूरा कानून मौजूद है जिस तरह की मैडम ने बताया। तो अगर कोई क्रिश्चियन लड़की है, अगर वो अपने कानून अपने हक के लिए, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली इतनी स्टेबल नहीं है, तो उनके माँ बाप की अगर कोई विरासत है तो उसमें अगर उसे बेचा जा रहा है तो उसका पूरा पूरा उसमें हक है कि वो अपने लिए अ, आवाज उठा सकती है और अपना मतलब कानूनी तौर पे अपना हक ले सकती है। शुक्रिया। जी नाजिया, आपकी आवाज नहीं हमें आ रही। नाजिया, आपकी आवाज नहीं। चलिए, जब तक नाजिया का इंटरनेट जो वो ठीक होता है, मेरा ख्याल है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है आज पाकिस्तान में, क्योंकि बाकी भी हमारे साथी जो दो खवातीन ने आना था वो नहीं आ सकी, इसीलिए कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है। तो मैं नाजिया का इंतजार करता हूँ, अगर वो हमें वो प्रोग्राम को रन करती हैं, ठीक है। नाजिया, हम आपको नहीं सुन सकते। अपना जरा स्पीकर चेक कीजिए प्लीज। अदरवाइज मैं फिर अ, नादिया हमीद साहबा की तरफ जाता हूँ और मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो जरा हमारी मदद करें कि वो कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम एड्रेस फौरी करना जरूरी है माइनॉरिटीज के खवातीन के हकूक के लिए। और एक होते हैं शॉर्ट टर्म, एक होते हैं लॉन्ग टर्म। कुछ चीजें जो है वो फौरी हमें करने की जरूरत है, कुछ उनके लिए लंबा अरसा हमें चाहिए। तो आप हमारी मदद कीजिए, हमारे नाज़रीन को बताइए कि वो कौन से इश्यूज हैं जो हमें फौरी तौर पे हम कर सकते हैं, और जिससे खवातीन जो है उनके हकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। प्लीज नादिया हमीद साहबा। जी जी बिल्कुल, थैंक यू आफ्ताब साहब। सबसे पहले तो हमें मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि लीगल अवेयरनेस की जरूरत है, और साथ साथ जो नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है उनसे कांटेक्ट किया जाए। जैसे रेप के विक्टिम्स हैं, हमें नहीं पता होता इनके लिए स्पेसिफिक जो है लॉज बनाए हुए हैं, जैसे एंटी रेप एक्ट बना हुआ है। तो उसको अगर किसी के साथ ज्यादती हो गई है कन्वर्जन की तरफ, या उसको छुपाने की बजाय उसका सहारा लेना चाहिए वहां पे जाके। पूरी जो अमला है वो भी खवातीन का है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो
हमें अगर आपने अभी थोड़ा गौर किया हो आफ्ताब साहब, तो हमें कुछ क्वेश्चंस उसमें भी आए हैं, हमारे फेसबुक के ऊपर भी, तो जी, उसकी तरफ भी मैं ये कहने अगर जा रहा था कि अगर आप उनको एड्रेस करना चाहें तो प्लीज, क्योंकि काफी हाँ जी। कमेंट्स हैं, तो जो भी आप उनको देख सकती हैं और उनका जवाब अगर देना चाहें, या आप कमेंट करना चाहें, जवाब दें, कमेंट करना चाहें, या उस पे अपना रिस्पॉन्ड देना चाहें, तो प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। बात उन्होंने की है कि ह्यूमन राइट पंजाब का जो डिपार्टमेंट है, तो अगर हम फैक्चुअल चीजें देखें तो ऑलरेडी लॉज अवेलेबल है ह्यूमन राइट्स के, और उसकी वायलेंस के ऊपर बहुत सारी बातें भी हम करते हैं कि वायलेशन हो रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो काम जो है वो ना होने के बराबर है, सिर्फ हम फोटो सेक्शन तक ही अवेलेबल रहते हैं। तो जरूरत है कि उन इदारों को हॉल बनाया जाए और उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। आगे वो नेशनल पॉलिसी फॉर एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, उसके आगे लिए जो लॉज बने हैं, एक तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी इसी की ही पादाश में बना हुआ है, फिर हरासमेंट एट वर्क प्लेस भी, एंटी रेप भी, क्योंकि ये सारी प्रैक्टिस जो है वो सारी वुमेन को उनके जो बेसिक राइट ऑफ लिबर्टी है या लाइफ का जो राइट है उसको डिप्राइव करने की प्रैक्टिसेस हैं, ये जो सारा कुछ हो रहा है। तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स अपना काम कर रहे हैं, यूएनओ की उसके ऊपर, स्वीडा की जो है कन्वेंशन के ऊपर हमने उसके ऊपर सिग्नेटरी भी है और हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और हमारे साथ काफी सारे यूएनओ के चेक एंड बैलेंस भी चलता है पाकिस्तान के ऊपर। तो वो ऑलरेडी काम उस पे हो रहा है, लेकिन इफेक्टिव कितना है वो हम लोग आप लोग ही मिलके उसको आवाज रेज कर सकते हैं और लोगों को इंसाफ मुहैया करवा सकते हैं। और चाइल्ड राइट के ऊपर जो बात है या फीमेल की वो जो एज की तयन किया गया है, पंजाब के अंदर जो है वो लॉ अवेलेबल है 1929 का ही, लेकिन उसके अंदर जो एज की लिमिट है लड़की की 16 ईयर की जो बात कर रहे थे हम, तो वो 18 के ऊपर, क्योंकि अगर हम अपनी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के मुताबिक जो वो चाइल्ड की मैरिज की एज है या चाइल्ड राइट को प्रोटेक्शन के लिए बात की जाती है, तो वो वहां पे लिखा हुआ है कि आप उसको हर तरीके से इंश्योर करेंगे फीमेल की लाइफ के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर, और उसकी हेल्थ को देखते हुए या उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को देखते हुए कि उसके फिजिकल चेंजेस कितने टाइम पे आते हैं। तो वो अगर हम क्रिश्चियन लॉज भी देखें तो उसमें पहले 21 साल की एज थी, अभी जो हमारे बहुत सारे समझदार लोगों ने काम किया तो स्कॉलर्स ने तो उसको 18 साल करवा दिया हुआ है। तो बात यह है कि लॉज के ऊपर जब अमेंडमेंट होती है, ये काम किया जा रहा होता है, तो जरूरत है कि वकीलों को भी कभी कभी बुला लिया जाए कि वो कानून की भी बात कर दे करे, बता दिया करे। फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर या फीमेल को वो प्रोसिक्यूशन सॉरी प्रोस्टिट्यूशन के शोबे में जो भेजा जाता है, उसके ऊपर भी लॉज अवेलेबल हैं कि किस तरह रोकथाम की जाएगी, उसके ऊपर कंप्लेन की जाएगी। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए भी प्रॉपर चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट है पंजाब के अंदर भी, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है। आप बताना चाहोंगे कि इस पे आप अगर बात करें या हम वो काम करना चाहें बाकी के, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी लीगल अवेयरनेस का काम करते हैं, कि जो नकाब पढ़ाने वाला लड़के और लड़की के दोनों के माँ बाप जो है उनको भी पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और पेनल्टीज हैं और पैसों की शक्ल में भी, और साथ में उनको जेल भी है। तो अगर आप बात आगे करते हैं नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के ऊपर, तो ऑलरेडी उनके पास उन्होंने हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस करवाई हुई है 1043 के नाम से। वो नंबर्स है जो टोल फ्री है, वो पूरे पाकिस्तान में से पंजाब के अंदर भी और पूरी पाकिस्तान के अंदर उसकी फॉल किया हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ सूबों के लिए मुख्तलिफ नंबर है। पंजाब के लिए जो 1043 है उसके ऊपर कॉल करके आप लीगल हेल्प ले सकते हैं, प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और उसके एवज वो जो दारुल अमान में लड़कियां भेजी जाती हैं उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है, और साथ 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 उनको इकोनॉमिकली और सोशली उनको इक्विप्ड भी किया जाता है। और जहाँ पे बात आती है वहां पे मिनोरिटी की, तो हम लोग शीरी इधर है नहीं है, तो हम लोगों ने एक बहुत अरसा पहले इस पे काम भी किया था कि वहां पे 10 सीटों में से एक जो है मिनोरिटी टीचर की भी वो है, सीट है, लेकिन वहां पे एक तो उनको रखा नहीं जाता या उनकी अपॉइंटमेंट नहीं होती, वो पता नहीं किन वजूहात की बिना पर। तो इसी वजह से जब मिनोरिटी की बच्ची अगर वो फोर्स कन्वर्जन या वो चाइल्ड मैरिज के एक्ट में वो चाइल्ड मैरिज के एवज हम कोर्ट से
उसको किसी तरीके से वालिदैन की कस्टडी में अगर बच्ची नहीं जा रही उस टाइम पे, इतने उसको मेंटली तौर पर उसका ब्रेन वॉश किया हुआ है, तो वहां पे टीचर अवेलेबल नहीं है जहाँ पे उसको गाइड कर सके। तो मिनॉरिटी टीचर वहां पे अवेलेबल नहीं होते जो कि मिनॉरिटी फीमेल को प्रोटेक्ट कर सके। ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट अपनी हद तक तो बहुत कारकर्दगी करता है पेपर्स के अंदर, लेकिन जहाँ पे फैक्चुअल बात करें लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन मिनॉरिटीज के बारे में ना होने के बराबर है। ना ही उनकी जो है प्रॉपर्टी राइट्स को सिक्योर किया जाता है, और ना ही उनको जो है वो जो बेसिक प्रोटेक्शन जो चाहिए है, क्योंकि हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन श्योर तो करता है कि मिनॉरिटीज की प्रोटेक्शन दी जाएगी, लेकिन जब फिजिकली बात करते हैं तो प्रोटेक्शन ना होने के बराबर है। आगे उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है कि बताया हुआ है एसिड कंट्रोल एंड एड क्राइम्स प्रिवेंशन एक्ट 2011 है जो बिल्कुल अवेलेबल है। लेकिन एसिड की अगर आप देखें, जब से ये लॉ, जब एक टाइम था कि एसिड थ्रोइंग के या एसिड के फेंकने के बहुत सारे इंसिडेंट होते थे, लेकिन उसी टाइम ये एक लॉ बना, और अभी ये वाकयात हमें ये नहीं कह सकते कि 100% खत्म हो गए हुए हैं, लेकिन अभी चल रहे हैं। फिर इसके अलावा अलावा अगर देखें, सोशल मीडिया का दौर है, तो बहुत सारे हमारी खवातीन जो है मेजोरिटी के साथ मिनॉरिटी की खवातीन भी सोशल मीडिया अकाउंट्स रखती हैं, तो वहां पे उनको बहुत सारे आ, ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता है जो कि वो कभी भी अपनी फैमिली के साथ डिस्कस नहीं करती। तो वो बार बार ब्लैक मेल होती जाती है, उनकी पिक्चर्स जो है वो जो हम बहुत फराख दिली से अपनी तरह तरह की पिक्चर्स अपलोड कर देते हैं, उनके साथ भी छेड़खानी होती है। फिर इनको इनकी वीडियोस लीक हो जाती है, जो कि अक्सर लड़कियां मैं बताती हूँ कि बताया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि आप जैसी परी ना वो दुनिया में कोई और उतरी नहीं है। वो परी है ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो कैद हो जाती है उन पिक्चर्स में और उस वीडियो के अंदर, और फिर वो परी की जो है ना वो सारी जगह चलती है। तो वो जो है इश्यूज जो है वो भी उसके लिए भी प्रॉपर मैकेनिज्म है, साइबर सिक्योरिटी जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक प्रिवेंशन एक्ट बना हुआ है। तो वो उसके अलावा एफआईए के अंदर प्रॉपर साइबर क्राइम का वो डिपार्टमेंट भी है, वहां पे आप फिजिकली भी जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और जो वो फाकी मुहतसब पे मैं बात कर रही थी उसके ऊपर हरासमेंट एट वर्क प्लेस पे, तो वहां पे भी आप ऑनलाइन उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके मुताबिक आपको वो हेल्प प्रोवाइड करेंगे और आपका डाटा महफूज रखा जाएगा अगर साइबर क्राइम के अंदर कोई इशू आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, इवन कि उनके हेल्पलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं अभी मेरे जहन में निकल गए, शायद 1199 के वो उनकी हेल्पलाइन है साइबर क्राइम वालों की, आप उनके ऊपर टोल फ्री नंबर्स के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और ह्यूमन से इसके अलावा हेट स्पीचेस जो है या आपकी डिफेमिंग जो है वो बात की जाती है, बात भी कर रहे हैं वो, तो डेफोमेशन का लॉ ऑलरेडी अवेलेबल है, उसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों तरह की लिटिगेशन अवेलेबल है कि आपके खिलाफ या कोई भी ऐसा मटेरियल जो आप समझते हैं कि आपकी जात को नुकसान पहुंचा रहा है, या कोई ऐसे अल्फाज या कोई ऐसा एक्ट है जो वो किया जा रहा है आपके अगेंस्ट, तो आप और उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए तो उसको एड्रेस किया जा सकता है और रिकवरी भी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी जात को नुकसान पहुंचा है उससे। और अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज क्रिमिनल प्रोसीजर में जाएं तो उसमें सजाएं भी तयन की गई हैं। इसके अलावा बहुत सारे जैसे जैनब अलर्ट है, हम अक्सर कॉलर ट्यून के ऊपर देखते हैं, तो वो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि अगर एक बच्चा जो कि 18 साल या 16 साल से कम उम्र का है गुम हो गया है, तो 24 घंटे का जो रवायती अंदाज है कि इंतजार किया जाएगा फिर एफआईआर पुलिस देगी, ऐसा नहीं है। वो फौरन आप उनको इतला करेंगे जैनब अलर्ट के तहत, तो फौरन पुलिस एक्टिव होगी बच्चे को ढूंढने में भी और मुकदमा भी दर्ज करेगी, ताकि बच्चे के साथ कोई ऐसा खुशगवार ना खुशगवार वाकया पेश ना आ जाए कि जिसको रिड्रेस करना मुश्किल हो जाए। मैकेनिज्म की बात कर रहे थे आफ्ताब साहब, तो हमारे पास लीगल मैकेनिज्म तो ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत सारी ऐसे लॉज अवेलेबल हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के बराबर है। आगे वुमेन रिड्रेस एंड इंटेंशन फंड भी अवेलेबल है, जो कि औरतें
नादार हैं, जिनको देखभाल करने के लिए अवेलेबल नहीं है, वो गवर्नमेंट से बैतुल माल जाके फंड्स भी ले सकते हैं। डिटेंशन फंड है, अगर उनको रखा जा रहा है किसी ऐसे इदारे में जो कि कानूनी हैसियत की वजह से रखा जा रहा है, या जैसे क्राइम की वजह से, तो वहां पे भी उनको ऐसे मैकेनिज्म प्रोवाइड किए गए हैं कि उनकी वेलफेयर हो, ताकि वो दोबारा जाके, जैसे प्रोस्टिट्यूट्स हैं, अगर किसी ना किसी वजह से वो गिरफ्तार होके चली गई हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन का वर्क भी ऑलरेडी किया जाता है। डावरी की भी बात कर रही थी मैं आगे, बैतुल माल की मैंने बात की है, वहां पे भी एक्ट अवेलेबल है। फिर वो हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी भी अवेलेबल है। फिर उनकी सेपरेशन का, रेजिडेंस और मेंटेनेंस का भी लॉ अवेलेबल है हिंदूज के अंदर। फिर फैक्ट्रीज के अंदर जो लॉज हैं उसमें भी फीमेल को काफी सारी प्रोटेक्शन दी गई है, उनकी वर्किंग आवर्स डिफाइन किए गए हैं। और फिर गार्डियन एंड वार्ड एक्ट है कि अगर किसी ऐसी सूरत में कि मियाँ बीवी अलहदा हो गए हैं, तो उस सूरत में वो क्या करेंगे कि औरत को तहफ्फुज फराहम करते हुए बच्चों की देखभाल के लिए, हिफाजत के लिए वो जो मर्द है वो उसको पे करेगा। एक वो जो डिफाइंड पीरियड है। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के नाम से भी लॉ अवेलेबल है, एक्ट है 2006 का भी। फिर अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम की टाइमिंग बहुत कम रह जाएगी कि इतने सारे लॉज अवेलेबल हैं। सिर्फ अलमिया ये है कि ना ही हमें उनके बारे में नहीं पता, और ना ही उनकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हम बात नहीं करते, या उनके बारे में पता ही नहीं होता। और जहां तक रिड्रेस करने का तरीका है, लीगल अवेयरनेस है, हमें सेशन आप जैसे सोशल नेटवर्क्स को भी यूज करना चाहिए, सिविल सोसाइटी से भी हेल्प उनको करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइज करें, कि थोड़ा थोड़ा चर्चेज को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वो आकर अपने लॉयर्स को बुलाएं, या जिनको पता है उनको बुलाया जाए, लोगों को लीगल अवेयरनेस दी जाए और खवातीन को महफूज किया जाए। वो आपका और हमारा ही फर्ज है कि गवर्नमेंट के इदारे तो बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन जब बात आती है काम करने की तो वो काफी हद तक बैक फुटेड चले जाते हैं। वो हमें सिर्फ रिपोर्ट्स की हद तक ही काम मिलता है कि उन्होंने बहुत बड़ा कुछ कर दिया है, लेकिन वो फिजिकली हमें अ, ग्रास रूट लेवल पे। जी नाजी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नादिया, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही लीगल हवाले से जो है वो बात की है, लॉज के हवाले से, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के हवाले से। इसी तरह जैसे अभी हम बात कर रहे थे इश्यूज की, फिर हमने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म पे बात की। प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के साथ साथ हमने जो कवानीन है कि कौन से कवानीन जो है वो सपोर्ट करते हैं विमेन को, और फिर इंस्टीट्यूशंस की जो है वो बात की। जैसे आप जो है चेयरपर्सन है माइनॉरिटी वीमेन राइट्स कमेटी की, इसी तरह और भी ऐसे इदारे होंगे जो कि जहां पर हम अपने इन इश्यूज को जो है वो एड्रेस कर सकते हैं, या हम इन इश्यूज को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। कुछ डोमेस्टिक हो सकते हैं, कुछ इंटरनेशनल नेशनल भी जो है वो हो सकते हैं फॉरम्स, जहां पर हम मराठी वीमेन की जो है वो वॉइस जो है वो रेज कर सकते हैं। लुबना के पास जाने से पहले मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इस पे जो है वो बात करना चाहूंगी। एक क्विक रिस्पॉन्स आपका चाहती हूँ कि कौन से ऐसे फॉरम है जहां पर हम मिनॉरिटी वीमेंस के इश्यूज को जो है वो हाईलाइट कर सकते हैं। थैंक यू। अब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं कि नेशनल कमीशन ऑन वुमेन के स्टेटस के नाम से जो पंजाब का इदारा है, वहां पे भी फ्री टोल नंबर भी मैं बता चुकी, 1043, उस पे कांटेक्ट किया जा सकता है। अगर हमारी रिलीजियस क्रिश्चियंस की अगर बात करें, तो वो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग में है, तो वो फीमेल के राइट की प्रोटेक्शन की बात करती हैं, गवर्नमेंट लेवल पे मैं बता चुकी है। फिर साइबर सिक्योरिटी की भी बात कर रही हूँ, तो वो ऐसी चीज इदारे हैं। लेकिन ये है कि जरूरी है कि हमारे पास लीगल अवेयरनेस भी हो ना, क्योंकि हम तो चुप करके कहते हैं, अगर बच्ची के साथ रेप हो गया तो घर वाले कहते हैं ना ना ना, शोर नहीं डालना। पढ़ी लिखी खवातीन भी ऐसी हैं, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। तो भाई उनको पहले बताओ तो सही कि ये आपके साथ जुर्म हो गया है। जुर्म को छिपाने से वो हल नहीं होगा, बल्कि अभी एक बच्ची के साथ हुआ है, कल को दूसरी बच्ची के साथ भी हो सकता है, आपके मोहल्ले की, आपके जानने वाले। तो ये है। तो गवर्नमेंट ने इदारे बनाए हुए हैं इनसे रिलेटेड, जैसे वफाकी मोहतसब का मैंने बताया कि अगर आपको जॉब से रिलेटेड या किसी भी जगह पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की बात हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर तो ऑफिशियल है, आपकी ग्रेड्स के ऊपर या आपकी वो प्रमोशन को रोका जा रहा है, तो हाई कोर्ट अवेलेबल है। अगर आपकी प्रॉपर्टी के राइट इन्फ्रिंज हो रहे हैं, आपको नहीं दिया जा रहा, सिविल कोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको जॉब के अंदर हरासमेंट हो रही है, सूबाई मोहतसब और वफाकी मोहतसब है,
वो आप अपने इलाके के मुताबिक या अपने एरिया के मुताबिक जाएंगे, और साइबर क्राइम के लिए साइबर सेल जो है उसके पास जाएंगे आप, और ऑनलाइन भी इनकी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच नादिया आपका। लुबना, आप अवेलेबल हैं? जी जी, मैं अवेलेबल हूँ। जी जी, जैसे हमने अभी बात की है, नादिया ने भी बहुत अच्छे तरीके से जो है वो बताया हमें कौन से प्रोटेक्शन के मैकेनिज्म्स मौजूद हैं, जिसमें हम बात कर रहे थे। एक जो हम बात करते हैं सोशल मीडिया यूज की ना, तो कहीं ना कहीं जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एज अ इशू भी इसको ले रहे होते हैं कि हम कहाँ पर जो है बीइंग अ माइनॉरिटी वीमेन जो है इस चैलेंज को जब फेस करते हैं। लाइक जैसे हम कोई भी पोस्ट कोई डालते हैं तो कोई ना कोई ऐसी चीज जो है वो सामने नजर आ जाती है, या फिर कोई बंदा जो है माइनॉरिटी से तलक रखता है तो प्रोफेशनल जेलसी हो सकती है। ये दो पॉइंट्स हैं। लाइक जैसे हमने सोशल मीडिया की बात की, और फिर प्रोफेशनल जेलसी के तनाजर में जो इश्यूज जो है वो सामने आते हैं, तो उनको रिड्रेस करने के लिए हमारे पास क्या मैकेनिज्म्स मौजूद हैं और किस तरह से जो है हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास पाकिस्तान पे का एक्ट है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड जो कवानीन है उसमें उसके बारे में बताया गया है। बल्कि इसके ऊपर तो हमारी एक डिटेल बात होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हम लोगों से जैसे डिजिटल। सॉरी लुबना, आपका वो जो है ना, मोबाइल शायद वो थोड़ा सा वो उल्टी साइड पे है, तो उसको ठीक कर लीजिए स्क्रीन पे जरा। ठीक हाँ जी, सॉरी। है। ठीक सॉरी, है सर, मैंने अभी आपको इंटरप्ट किया नहीं। दोबारा कीजिए, रोटेट कीजिए। ठीक है। जी, अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैंने ठीक आपको है। इंटरप्ट किया। कैरी ऑन प्लीज, It's okay। कैरी ऑन। अच्छा, पाकिस्तान में पाकिस्तान पे का एक्ट बना हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या जैसे हम लोग सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, तो उसके लिए एक पूरा फॉर्म भी है। अगर हम गूगल पे जाते हैं तो मौजूद है कि अगर हमारे पास फेसबुक पे या अगर हमें कोई तंग कर रहा है, छेड़ रहा है, उसका एक पूरा फॉर्म वो देते हैं कि ऑनलाइन आप उस फॉर्म को फिल करें, जो आपके मसले मसाइल हैं आप उसे एड्रेस करें, और फिर वो उसे देखा जाता है। लेकिन बहुत सारे जो हमारे लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, हमारी लड़कियां और हमारे जैसे मर्द हजरात भी यूज कर रहे हैं, उन्हें नहीं इन चीजों के बारे में इतना पता। तो जैसे मैडम बात करी थी, मैडम नादिया, कि हम लोग फिर अपने फोटोज रख देते हैं, फिर वो लीक हो जाती हैं। फिर जो लड़कियां हैं वो इस बारे में बहुत डिस्टर्ब होती हैं और वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, तो इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे भी हैं, छोटी बच्चियां सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो अपनी प्राइवेसी कैसे डाल सकते हैं। जैसे फोन में बहुत सारी ऐसी प्राइवेसी है कि आपके कोई फोन तस्वीर का स्क्रीनशॉट भी ना ले सके। अगर आप फेसबुक पे भी हैं, हम सिर्फ जो है वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं है। जिस तरह आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में फायरवॉल लगा दिया गया है, जिससे कि हम जैसे अभी आज ऑनलाइन बैठे, चलो जूम पे तो नहीं वो फायरवॉल, लेकिन अगर हम व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, फेसबुक, उस पे हमारी कोई पोस्ट है, तो अगर कोई मजहब से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड कोई भी हमारी जो पोस्ट है, वो फायरवॉल के जरिए उसे देखा जाता है। और अगर हम कोई ऐसी पोस्ट करेंगे तो वो फौरन उनके नॉलेज में आ जाएगी। वो जो फायरवॉल है, हम समझते हैं कि ये लगा दी कि उससे इंटरनेट स्लो हो गया है। जिस तरह के धरने चल रहे थे, उन उन वजूहात की वजह से ये फायरवॉल लगाया गया, और बहुत सारा पैसा खर्च करके। तो हम इन्हें इन चीजों को हमें लोगों को समझाने की जरूरत है, खासतौर पे मर्द और औरतों दोनों के लिए ये बात है कि पाकिस्तान पेका एक्ट जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो ताल्लुक रखते हैं लोग, आजकल आपने देखा होगा कि हमारी बच्चियां, हम लोग भी, क्योंकि मैं भी टिकटॉक पे होती हूँ तो मैं खुद भी वीडियोस बना रही हूँ, मतलब ये बात है। लेकिन हमें उसकी बात की नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमें किस तरह उन चीजों के ऊपर प्राइवेसी लगानी है, या अपना हमारा प्राइवेट रखना है, या कौन सी बात है अगर हमने उसे पब्लिक रखा हुआ है, किस तरह हम उसके ऊपर हम कर सकते हैं। जिस तरह की मैडम नादिया पहले भी बात कर रही थी कि पाकिस्तान में जो डिवोर्स इशू है वो बहुत ज्यादा हो गया है, जो डिवोर्स का जो रेशियो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और आजकल हम देखें, जब हम डिवोर्स के लिए कहते हैं तो वो कहते हैं कि सेपरेशन एक्ट है, जैसे हमें सेपरेट हो जाते हैं। तो हमारे जो लड़के हैं उन्होंने पहले से सेकंड मैरिज करके रखी हुई है, तो जजेस हमसे पूछते हैं कि अब पहली शादी कैंसिल हुई है या दूसरी शादी कैंसिल, या किस तरह।
तो हमें इन चीजों के ऊपर लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि हमारे पास जो कानूनी तौर पर एक ही शादी है, अगर तो आप सेपरेट हो जाते हैं तो उसके जो सारे कानून के ऊपर बात है, हम पूरे यहाँ बैठ कर बात कर सकते हैं कि अगर हम क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पे एक हमारा पूरा कानून होना, हमारी पूरी एक ऑनलाइन सेशन होना चाहिए। अगर हम पेका एक्ट के ऊपर बात करें, जैसे मैडम हरासमेंट के बारे में बात करती, एट वर्क प्लेस अकाउंट, मतलब ये सारे जो हमारे पास एक्ट है ना, हम उनके ऊपर फर्दन फर्दन बात कर सकते हैं। एक ही दिन पे उनके ऊपर बात करना या उन चीजों को हम रेक्टिफाई करें कि ये चीजें हैं, तो वो थोड़ा सुनने वालों के लिए भी मुश्किल हो जाता है और बताने वाले भी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि हम किसके ऊपर ज्यादा बात करें। या हमें एक चीज बता दी जाए कि जस्ट हमारे पास ये एक कानून है, हम लोगों को नहीं पता कि हमारे पास इतने सारे कानून बने हुए हैं। या जैसे हम वो बात करें कि हम ऑनलाइन वो फॉर्म भी दिखाएं कि हम किस तरह फिल कर सकते हैं उसको, क्योंकि एक मर्तबा मुझे हमारा फैमिली में इशू हो गया था, तो हम वो फॉर्म फिल कर रहे थे। मैं जो कि कानून से ताल्लुक रखती हूँ, मुझे बड़ा मसला हो रहा था, मैं अपने घर की बात बता रही थी। तो मैं उसके लिए मुल्तान गई साइबर कानून की वजह से। उन्होंने कहा जो साइबर कानून जहाँ पे होता है, जहाँ पे आपकी एफआईआर, आपको वहां जाना पड़ेगा। तो मैं मुल्तान गई के जो साइबर सेल है वहां गई, मैंने देखा क्या मसले मसाइल, ये जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे हमारे मोबाइल में अकाउंट्स बने हुए होते हैं हमारे नाम से, हमारी एक लड़की के ऊपर ऐसे उसका एक अकाउंट बना हुआ था, तो उसके ऊपर एफआईआर काट दी गई थी कि उसके 1.5-2 लाख का उसके अकाउंट के साथ ऐसा फ्रॉड हुआ है, उसके नाम से हुआ था। और चूंकि वो किसी और ने फ्रॉड किया हुआ था, लेकिन चूंकि उस लड़की का नाम आ रहा था, तो मुल्तान में उसके अकाउंट के ऊपर एनआईसी उसका था, उसके ऊपर एफआईआर कटी जाकर। लुबना, सॉरी मैं आपको बीच में काट रही हूँ। एक्चुअली हम जो है ना, हमने इश्यूज पे भी बात कर ली, प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स पे भी बात कर ली, कौन से कवानीन मौजूद हैं उस पर भी काफी जो है हमने बात की। अभी हम मतलब बात करते हैं कि हमारे पास रेमेडीज क्या हैं, क्या स्ट्रेटजीज हैं कि इन इश्यूज को जो है वो कैसे हम जो है कम कर सकते हैं। इन इश्यूज के लिए हमारे पास क्या सजेशंस हैं, क्या हमारे पास रिकमेंडेशंस हैं। हम लाइक जैसे अभी नादिया ने भी बात की, आप भी बात कर रहे हैं कि लीगल अगर बात करते हैं कवानीन की, तो लोगों को कवानीन का ही नहीं पता, जैसे अभी आप बात कर रही थी ना। तो इसी तरह से जो है हमारी क्या बहुत कोर सी रिकमेंडेशंस जो है वो क्या हो सकती हैं। एक तो सबसे पहले हमारी, जैसे आप दोनों ही बात करें कि अवेयरनेस की, कि लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए अपने राइट्स के हवाले से। लाइक जैसे अभी प्रॉपर्टी राइट्स की हमने फॉर एग्जाम्पल बात किया है, हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात की है। इसी तरह 5% जॉब कोटा है, जहां पर हम उनका इकोनॉमिक स्टेटस जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। या जहां हमने इशू एज एजुकेशन लिया है, तो 2% जो है वो हायर एजुकेशन कोटा है। तो इस तरह की क्या रिकमेंडेशन है, लाइक जैसे कवानीन की जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो पहले आपसे फिर नादिया से बहुत ही आप कंक्रीट सी जो है ना वो रिकमेंडेशन दीजिएगा। अब हमारे पास जो है टाइम कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि रिकमेंडेशंस को भी जो है वो जरूर शामिल किया जाए। जैसे मैडम नादिया भी बात कर रही थी कि हर जो सूबे का है और फिर उसमें जो सिटीज हैं उनमें मोहतसब के सूबाई मोहतसब इदारे बने हुए हैं, जैसे ये कोटा से रिलेटेड हैं कि अगर आपने पासिंग मार्क्स वगैरह लिए हैं तो वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन देकर, तो उसके ऊपर अगर आप अ, अगर आपने वो इम्तिहान पास किया है किसी लड़की ने भी, तो आप वहाँ अपने जो कोटा है उसमें जाकर उनसे एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप उसमें आते हैं और आपको जॉब नहीं दी गई डिस्क्रिमिनेशन की वजह से। वह फिर आप हाई कोर्ट में भी जाकर जो लिस्टें वगैरह होती हैं पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लगाकर वहां पे भी एक दाखिल कर सकते हैं पिटिशन, तो उसमें भी जाकर आप लोगों को ये सारी मतलब फैसिलिटीज मतलब कानून की तरफ से मिल रही हैं। लेकिन वही बात है ना कि हमारे पास प्रॉपर जो है इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो उसकी वजह से जो है ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो निग्लेक्ट हो जाते हैं। और अगर वो जाके कानूनी दरवाजे खटखटाते हैं जो कि हाई कोर्ट के जो फेसेस हैं, या हमें पता नहीं कि मुतसब इदारे में अगर वो एक सिंपल एप्लीकेशन भी देते हैं अपनी, तो उनकी आवाज जो है सुनी जाएगी। वो थोड़ा लॉन्ग टर्म तो है, लेकिन अगर हम सफर करके इन सारी जगहों पे जाएं और दरवाजे कानून के खटखटाएं तो हमें जरूर इंसाफ मिल सकता है। शुक्रिया। थैंक यू सो मच लुबना आपका। नादिया, यही कि हमारी क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं इन इश्यूज के हवाले से, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्या रिकमेंडेशंस आप प्रपोज करती हैं।
हम बात कर रहे थे सारे प्रोग्राम में, आपने भी नोट किया होगा और मेरे ख्याल में आफ्ताब साहब ने भी इसको पिन पॉइंट किया होगा कि हमने बात की है इन सारे में मिनोरिटी हमारी विमेंस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हमने बात की तो कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लॉ नहीं था जो कि मिनोरिटी फीमेल को प्रोटेक्ट कर सके। तो मेरी रिकमेंडेशन है सबसे पहले तो कानून साजी की जाए। तो जो आर्टिकल 36 और 37 है जो सोशल इवल्स को और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करता है, 36 जो है वो बात करता है कि उनको इकोनॉमिकली और हर तरीके से उनकी वेलफेयर के ऊपर बात की जाएगी, उनको अपग्रेड किया जाएगी, उनको प्रोटेक्ट मिनोरिटी प्रोटेक्शंस की बात की जाएगी। तो उसके ऊपर चलते हुए मिनोरिटीज के ऊपर स्पेसिफिक कानून साजी करनी चाहिए। और खातून की बात करें तो खातून से रिलेटेड नादिया, मैं अपने थोड़ा पास आपको रोक रही हूँ, सॉरी। 36 और 37 की आपने बात की है, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो है आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो बिल्कुल सुनने ऐसे वाले हैं उनके लिए भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। थैंक यू। हाँ जी, आईने पाकिस्तान की बात करें, 36 जो है वो मिनोरिटीज की प्रोटेक्शन की बात करता है, आर्टिकल 36। 37 जो है वो सोशल इवल्स को और जस्टिस को प्रमोट करने की बात करता है। तो जहाँ पे मिनोरिटीज की प्रोटेक्शन आ रही है वहां पे साथ साथ तो उनको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और सोशली भी उनको अपग्रेड किया जाएगा। तो मैं उसकी भी बात कर रही हूँ कि इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए मिनोरिटीज की कानून साजी करनी चाहिए। और खास तौर पे खवातीन की जो आर्टिकल 25 के अंदर उनकी बात की गई थी, तो मिनोरिटी को और फीमेल मिनोरिटी के लिए कानून साजी होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पंजाब के अंदर मिनोरिटी एडवाइजरी कमेटी बनी हुई, उसके अंदर फीमेल्स की भी नुमाइंदगी हमें मिलती है, लेकिन साथ में उनके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ना ही उनके कोई जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से डिफाइन की गई है। उसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। फिर मिनोरिटी कमीशन जो पाकिस्तान बना है उसके अंदर हमें खवातीन की नुमाइंदगी ना होने की बराबर मिलती है, क्योंकि मिनोरिटी के अंदर सिर्फ मेल नहीं है, खवातीन भी हैं, उनके भी इश्यूज हैं। तो मिनोरिटी में जहाँ पे फोर्स कन्वर्जन का इशू है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, या इस तरह के बहुत सारे इशू हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भट्टो की बात कर रहे थे, भट्टो के ऊपर भी कानून साजी अवेलेबल है, लेकिन वो भी स्पेसिफिकली फीमेल या मेल के लिए नहीं, जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है। तो वो उसमें जेंडर स्पेसिफाइड करते हुए उनको साथ में मिनोरिटीज के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी। आप 5% कोटे की बात कर रही थी, उसके अंदर भी अब आप देख लें वो जनरल कोटा है। अगर हम वो नुमाइंदगी की बात करते कौमी असम्बली के अंदर, तो नुमाइंदगी वहां पे भी मिनोरिटी फीमेल की उस तरह नहीं आती, मिनोरिटी की वो आ जाती है। तो फीमेल कोटा जो वो रखा गया है वो फीमेल की सीट्स हैं, उसके अंदर मिनोरिटी फीमेल की सीट भी स्पेसिफाई होनी चाहिए। तो मेरे आपके प्रोग्राम के थ्रू यही सजेशंस हैं या रिक्वेस्ट है कि जब मिनोरिटी कंसर्न अपनी जो है सिफारिशात सामने रखी जाए तो मिनोरिटी फीमेल को फोकस करते हुए कानून साजी के ऊपर फोकस किया जाए। और वो चाहे उनको प्रोटेक्टिव लॉज हो या उनके सोशल प्रोटेक्शन की हो, या उनकी इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन की बात हो, या उनके जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी उनकी नुमाइंदगी प्रॉपर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच लुबना और नादिया। अगर कोई आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसी बात जो रह गई हो जो हम पूरे प्रोग्राम में उसको कवर नहीं कर पाए, लाइक कानून के हवाले से या डोमेस्टिक जो हमारे लॉज और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके हवाले से, जो है आप चाह रहे हो कि कोई ऐसी बात जो हम अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर सके एज अवेयरनेस, या फिर कोई ऐसा कमेंट जो आप शेयर करना चाहें ओवरऑल प्रोग्राम के तनाजर में। आ, मैं उस पे ये कहूंगी कि कानून साजी के ऊपर हमने काफी सारे लॉज भी डिस्कस किए। सिर्फ मेरी तो रिक्वेस्ट है कि अवेयरनेस के ऊपर काम किया जाए और कानून साजी के ऊपर, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, लिखने वाले, नेशनली इंटरनेशनली उनको जाना जाता है, लेकिन जहाँ पे वो फीमेल प्रोटेक्शन की बात आती है, मिनोरिटी प्रोटेक्शन के ऊपर, वो खुद उसके वायलेशन कर रहे होते हैं। और जहाँ पे हमारे चाइल्ड्स की प्रोटेक्शन है वहां पे वो भी नहीं हो रही होती। तो सिर्फ वो लिखते हैं, मटेरियल जो है वो मुझे नहीं पता कि उन रिसर्चर्स की कहाँ से मटेरियल आता है। हम सुनते हैं ना, हम किसी वो, जैसे मैं बात कर रही थी कि कानून साजी हो जाती है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट पे, क्रिश्चियन लॉयर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, और जो सिविल काम करने वाले हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता, जो उसके लिए आवाज उठाते हैं।
इस तरह का तो काम हमारे इदारे भी अपने ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि विद इन कम्युनिटी एक तो सेक्ट वाला भी है, मिनोरिटीज के साथ अलायंस नहीं कर रही होती, तो इसलिए हम वो हमारे जो मसाइल हैं वो रिड्रेस नहीं होते। पंजाब के अंदर बड़ी तादाद क्रिश्चियंस की हैं, लेकिन उनके अपने भी बहुत सारे मसाइल हैं। मर्दमशुमारी वाला अगर हिस्सा हम नहीं डिस्कस किया गया, आईडी कार्ड्स नहीं बने होते, फिर वो फीमेल को प्रोटेक्टिव राइट्स भी नहीं मिलते आफ्टर हस्बैंड की एक्सपायर होने के, तो वो चीजें भी हम अपने प्लान में शामिल करें। मेरी वही मेन फोकस है, लीगल अवेयरनेस और कानून साजी। बहुत शुक्रिया, खासतौर पे नादिया आपका और लुबना आपका, कि आपने जो है हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे तमाम दोस्त जो सुन रहे हैं उनके लिए टाइम निकाला, और हमें बहुत ही अच्छी जो है वो आपने गाइड किया कि किस तरह से हम जो है लीगली और सोशली जो है वो उन प्रोटेक्शन मैकेनिज्म्स को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। गो के उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उस तरह से नहीं है लॉज की, और कुछ जगहों पर जो हमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, जैसे आपने अभी बात की है कि अगर माइनॉरिटीज के हवाले से जो है हम बात करते हैं, तो वहां पर माइनॉरिटीज के जो इश्यूज हैं उसको भी एड्रेस करने के लिए चीजें जो है वो मौजूद होनी चाहिए। मैं अपनी तरफ से जो है बीइंग अ सोशल एक्टिविस्ट जो है वो शेयर करना चाहूंगी कि जहां हम बात करते हैं इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल राइट्स की, तो वहां पर सबसे पहले लाइक जैसे नेशनल कमीशन और माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बना हुआ है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो है गवर्नमेंट को जो है वो एक अहम कदम उठाने की जरूरत है, ताकि वहां पर हम अपने इश्यूज जो है वो अच्छे तरीके से रेज कर सकें या उनको एड्रेस किया जा सके। फिर जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका जो है वो सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है, खासतौर पर मिनॉरिटी इश्यूज के ऊपर। और जहां पर लेजिस्लेशन की हम बात करते हैं, तो जहां पर ग्रे एरियाज लेजिस्लेशन के अंदर और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का रोल ये बनता है कि सबसे पहले वो खुद सेंसिटाइज हो, और फिर वहां पर मेजोरिटी के साथ उन इश्यूज के ऊपर जो है वो फ्लोर्स, भले वो प्रोविंशियल हो भले नेशनल हो, वहां पर इन इश्यूज को जो है वो रेज कर सके। थैंक यू सो मच आपका, मिनॉरिटी कंसर्न का, आफ्ताब मुगल साहब आपका। आप जो है इसको कंक्लूड कीजिएगा कि किस तरह से जो है हमने प्रोग्राम में किन चीजों को जो है वो हाईलाइट किया, और क्या हमारे कोर इश्यूज निकल के आए, और क्या रिकमेंडेशंस जो है वो हम उसको देखते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया नाजिया सरदार साहिबा। मुझे सबसे पहले शुक्रिया अदा करना है अपने आज के दो मेहमान मुकर्ररीन का, जिन्होंने इंतहाई खूबसूरती से बहुत सी मालूमात हमें फराहम की और बहुत से प्रैक्टिकल जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे साथ शेयर की है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले वक्त में हम इस मौजू को आगे लेकर चलें और लीगल अवेयरनेस का कोई प्रोग्राम हम अरेंज करें अपनी दोनों साथियों के साथ प्रोविंशियल वाइज, क्योंकि दोनों सूबों के जो इश्यूज हैं वो बेशक अकलियतों के हवाले से, खवातीन के हवाले से कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन कुछ कवानीन और अदारों के हवाले से जो है वो मुख्तलिफ भी हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर काफ़ी बात की हमारे साथियों ने, तो हमने एक प्रोग्राम ये 2 हफ्ते पहले करवाया था सोशल मीडिया पे। हम एक और प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं अवेयरनेस के हवाले से, और एक हम ट्रेनिंग ऑनलाइन भी सोशल मीडिया के हवाले से करवाएंगे, ताकि हमारे नौजवान जो हैं उनको अवेयरनेस हो और वो इस इशू को बेहतर तौर पे समझ सकें और अपनी जान बचा सकें। इसके अलावा जो हमारे साथियों ने बात मशवरे दिए हैं, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दूसरे साथियों के साथ इस पर बातचीत करें और देखें कि हम उसमें अपना कितना हिस्सा डाल सकते हैं। मुझे शुक्रिया अदा करना है मोहतरमा नादिया हमीद एडवोकेट साहिबा का, जिन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया, और लुबना गुलजार एडवोकेट साहिबा का, जिन्होंने हमें मीरपुर खास सिंध से ज्वाइन किया। आप दोनों ही प्रैक्टिकल सजेशन के साथ आपने बहुत से लोगों की रहनुमाई की। यकीनन आज का प्रोग्राम बहुत ही फायदेमंद होगा। मुझे खुद जाती तौर पे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मुझे अफसोस है कि अटक से हमारी साथी शीरी असलम साहिबा हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। उन्होंने बार बार कोशिश की, उनका इंटरनेट का मसला है। लाहौर से रुबैका फर्द एडवोकेट साहिबा ने ज्वाइन करना था, सुबह तक वो हमारे साथ राब्ते में थी, उसके बाद मालूम नहीं कि वो क्यों हमें ज्वाइन नहीं कर सकी। मुझे शुक्रिया अदा करना है आज अपने नाजरीन का जो हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहे, और बहुत से नाजरीन जो है वो प्रोग्राम देख भी रहे हैं, उन्होंने कमेंट भी किया। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने साथी
नाजिया सरदार साहिबा का। अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि ये फायदेमंद प्रोग्राम है तो उसका तमाम सेहरा नाजिया सरदार के साथ। अगर प्रोग्राम में कहीं कोताही रही हो तो उसकी तमाम जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाजत चाहेंगे। जाते जाते मैं कहना चाहता हूं, अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इंसानों का ख्याल रखिए। शायद आपका एक छोटा सा अमल बहुत से इंसानों की जिंदगी में रोशनी भर दे। खुदावंद आप सबका हामी नासर हो। खुदा हाफिज।